अब देखो, स्टार्ट करें फिर? एक बार बता देना कि करना है क्या स्टार्ट। हाँ सर करो। हाँ करते हैं। हाँ सर कर दो। वैसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, जितनी रिज्यूमे में शेयर करी थी उतनी ज्यादा तो नहीं बना रखी, लेकिन हाँ जितना मुझे आइडिया है, अभी करंटली तो स्पेशलिस्ट हूँ, उतना मैं बता सकता हूँ कि वहां तक कैसे पहुंच सकते हो। उसके आगे तो मतलब मैंने खुद ने नहीं उखाड़ रखा है, तो फिर मैं क्या गाइड करूंगा। लेकिन जितना मैंने कर रखा है उतना मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि क्या क्या कर सकते हो फॉलो, और कैसे कैसे अचीव कर सकते हो उतनी चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि बहुत लोगों का आता है कि वही डाउट, डीएसए वर्सेस सीपी, डेव वर्सेस सीपी, के सीपी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। तो सबसे एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस, एज मिलेगी आप लोगों को रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में, इसमें नो डाउट मिलने वाली है। मतलब आजकल हम लोग क्योंकि डीएसए सिर्फ डीएसए की वीडियोस बना रहे हैं, तो ये बोल लेते हैं कि सीपी से कुछ नहीं होने वाला है। स्पेशली एक जना है, वो आपको नाम पता ही है। तो उस जैसे लोग क्या बोल रहे हैं कि सीपी का कोई यूज नहीं है, फालतू है सीपी, कुछ नहीं होने वाला सीपी से। लेकिन एडवांटेजेस पहले ही बता देता हूँ। रेज्यूमे में शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा, मतलब आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी अगर आपके रेज्यूमे में कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर डीएसए से रिलेटेड हैं, कि आपने फलाना हैकाथॉन कर रखा है, फलाना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे साइट पे बेसिकली दे रखा है। और ये स्पेशली किन लोगों के लिए है? ये स्पेशली लोगों, उन लोगों के लिए है जो टीयर 3 में है। मतलब टीयर 1 में तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग इतनी होती नहीं है, वहाँ पे तो ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम, मतलब जो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट होते हैं वही होते हैं। लेकिन क्योंकि जो टीयर 3 में उनको रेफरल के थ्रू जाना पड़ेगा, और रेफरल उन्हीं लोगों को जनरली मिल पाते हैं जिनकी थोड़ी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रोफाइल अच्छी होती है। अब प्रोफाइल चेक करने के लिए लोगों के पास 3-4 ही ऑप्शन होते हैं। या तो वो लीड कोड की प्रोफाइल चेक करते हैं, या तो फिर वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रोफाइल चेक करते हैं, या तो फिर वो आपके डेव सेक्शन चेक करते हैं कि डेव में कितना अच्छा कर रखा है, ओपन सोर्स एंड ऑल। तो अगर लीड कोड पे 600-700 क्वेश्चन है लेकिन कॉम्पिटिटिव नहीं कर रखा, तो भी आप गुड टू गो हो। लेकिन इसकी कुछ भी दिक्कतें हैं, अगर सिर्फ लीड कोड कर रखा है ना, तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। वो दिक्कतें अभी मैं शेयर करूंगा कि सिर्फ लीड कोड करने वाले, सिर्फ डीएसए करने वालों को क्या दिक्कतें मिल सकती हैं फेस करने को। सीपी करोगे और सीपी के साथ साथ लीड कोड करोगे, तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा आपके मतलब कंप्लीट उसके लिए, फ्रॉम ऑनलाइन असेसमेंट टू द इंटरव्यू। लीड कोड करने वाले इंटरव्यू तो क्रैक कर लेंगे, उसको जो भी इंटरव्यू दे दो 3 में से 2 इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ जाती है? दिक्कत ऑनलाइन असेसमेंट में आ जाती है। ऑनलाइन असेसमेंट सिर्फ उन्हीं के क्रैक हो पाते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी हो, एटलीस्ट मतलब 10-15 कॉन्टेस्ट, 20 कॉन्टेस्ट दे रखे हो, उन्हीं के क्रैक हो पाते हैं खुद से। बाकी चीटिंग तो मतलब चल ही रही है आजकल, उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, ओरिजिनलिटी की बात कर रहा हूँ। और वैसे चीटिंग करने से फायदा भी कुछ होगा नहीं, आप क्रैक कर लोगे ऑनलाइन असेसमेंट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटरव्यू में जाके फेल हो जाओगे अगर आता ही नहीं होगा तो। बाकी रेफरल में बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप किसी ऐसे स्ट्रेंजर से रेफरल मांग रहे हो जो ऑलरेडी वर्किंग है, तो वो आपकी प्रोफाइल चेक करेगा। मतलब वो सिर्फ 3-4 चीजें चेक करेगा, आपकी एजुकेशन में सीजीपी वगैरह, आपकी जो कोडिंग प्रोफाइल है वो, एंड जो पास्ट एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप वगैरह, सिर्फ 3 चीजें चेक करेगा। अगर डिसेंट लगेगी तो वो रेफर कर देगा, नहीं लगेगी तो वो नहीं कर पाएगा। तो रेफरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीपी मेरे अकॉर्डिंग। मतलब मैंने काफी लोगों को होता हुआ, मतलब रेफर होता हुआ देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ सीपी, जस्ट बिकॉज ऑफ डेव भी होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सीपी भी होते हैं, और दोनों का बैलेंस भी बना के चलोगे वो भी ठीक है। ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि मतलब कॉम्पिटिटिव में थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन डेप्थ थोड़ी कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है। वरना अगर डिसेंट रखना चाहते हो अपना कॉम्पिटिटिव, तो लीड कोड के वर्चुअल कॉन्टेस्ट देना इज सफिशिएंट। पहले मैं अपने आप को पिन कर लेता हूँ। तो देखो, सबसे मेन बात कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी ना आपकी, मतलब आपको इंट्यूशन खुद ही से डेवलप होने लग जाएगी। अभी दिक्कत क्या आती है, काफी लोग अभी क्या बोलते हैं, यार रट रहे हैं हम तो क्वेश्चन, हम तो मतलब आपने समझा दिया तो समझ लिया, वरना खुद से नहीं कर पा रहे। वो खुद से जब तक नहीं कर पाओगे जब तक प्रॉब्लम की प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस कहाँ पर? इन प्लेटफॉर्म्स पर। उससे होगा क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको डीएसए में हेल्प होने वाला है। क्योंकि अगर आपने नंबर थ्योरी के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन, और जो बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो ऑब्वियसली डीएसए में तो वो भी हेल्प करने वाले हैं ना। फिर भले ही डीएसए में इंग्लिश के क्वेश्चन ज्यादा आते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर तो हेल्प करने ही वाले हैं। और ऑनलाइन जो टीयर 1 और टीयर 2 के कॉलेजेस के स्टूडेंट है जैसे मैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए ऑनलाइन कोडिंग राउंड मतलब बहुत ही ईजी हो जाएगा। केक वॉक लिख रखा है, लेकिन केक वॉक नहीं, लेकिन बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब आपकी 90%, अगर आपने
अच्छे से कॉम्पिटिटिव कर रखे हैं तो 90% केसेस में आपका जो ऑनलाइन कोडिंग राउंड है वो क्लियर हो जाएगा। अगर एप्टीट्यूड वगैरह आती है तो मैं नहीं कह रहा, अगर सिर्फ डीएसए आता है तो उसकी बात कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन वगैरह एक्सेप्शन है, उनको छोड़ के आपके मेजरली सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से क्रैक हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का फील लेना जरूरी होता है। वो किस लिए, बहुत लोगों को यहाँ पे मैंने मतलब बहुत लोगों का होता होगा, यहाँ पे बता भी सकते हो अनम्यूट करके, कि प्रेशर आ जाता है टाइम बाउंड में। किसी ने आज तक ऑनलाइन असेसमेंट दिया है? ऐसा फील हुआ है कि यार 1 घंटा ही था, 2 क्वेश्चन करने थे, नहीं कर पाए, बल्कि आते थे? ऐसा कुछ हुआ है आज तक किसी के साथ? बहुत बार। यस सर, बहुत बार। बहुत बार। अभी हुआ था गीक फॉर गीक्स कॉन्टेस्ट था एक अभी हाँ रिसेंटली। हाँ उसमें ये हुआ था, 2 क्वेश्चन थे। अब उसकी सर एक की तो अप्रोच समझ में आ रही थी, दूसरे की समझ नहीं आ रही, तो टाइम बाउंडनेस के चक्कर में वो छूट गया। बिल्कुल, अगर ये चीज कॉम्पिटिटिव कर रखी हो ना, तो आपको वो जो न्यूरॉन्स है ना, जो मतलब जो आपके क्या बोलते हैं, क्या चीज, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन रश हो जाता है, तो वो तभी हो सकता है, मतलब तभी वो आप काम रह सकते हो अगर आपने पहले से कॉन्टेस्ट दे रखी हो मेरे अकॉर्डिंग। वरना वो वैसे भी होते हैं धूम टाइप के हीरोज जो डायरेक्टली ऑनलाइन कोडिंग राउंड क्रैक कर लेते हैं विदाउट एनी कॉम्पिटिटिव। लेकिन वो एक्सेप्शन बोल सकता हूँ मैं, एक्सेप्शन नहीं, या फिर कम केसेस बोल सकते हैं कि कोई डायरेक्टली उखाड़ ले ऑनलाइन असेसमेंट तगड़े तगड़े कंपनीज के। जैसे रवि ने अभी काफी सारे दिए थे, मतलब डीएसयू के 2 इंटरव्यूज, मतलब 2 कोडिंग राउंड। तो वो तब तक आप क्रैक नहीं कर सकते जब तक आपने उस तरह के कॉन्टेस्ट दिए ना हो, सिमिलर कॉन्टेस्ट दिए ना हो, या फिर कॉम्पिटिटिव टॉपिक बाय टॉपिक प्रैक्टिस करी ना हो। ठीक है, एटलीस्ट लेवल 2 तो करा ही होना चाहिए। अब आ रहा है इंटरव्यूज में। अब ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है, एडवांटेज भी हो सकता है। जैसे मेरे स्प्रिंकलर के इंटरव्यू में ये डिसएडवांटेज हो गया था, और सेल्स फोर्स के केस में एडवांटेज हो गया था। एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। वो देखता है इंटरव्यूअर कि भाई ये तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का रिज्यूमे है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन तगड़े पूछ ले, और तगड़े पूछेगा और आपको आते होंगे, मतलब कॉम्पिटिटिव के नहीं पूछेगा, पूछेगा डीएसए के ही, लेकिन क्वेश्चन का लेवल हो सकता है हाई कर दे। तो ऐसे केस में अगर वो आपने वो क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाए, तो हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए कि इसने तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव दिखा रखी है, डीएसए डेव दिखाई नहीं रखी, और डीएसए के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो हो सकता है किसी केस में आपका ये एडवांटेज दे दे, किसी केस में ना करे। जैसे सेल्स फोर्स में कैसे एडवांटेज करा था, उसने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की साइड देखी तो वो उसी में इंप्रेस हो गया। फिर उसने क्वेश्चन मतलब मैं समझा रहा हूँ तो वो कह रहा है हाँ ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो तो होता ही होगा, इस तरह का कुछ उसका रिएक्शन था। बोला नहीं, लेकिन इस तरह का रिएक्शन लग रहा था। वो स्टार्टिंग में उसने जब मेरा इंट्रोडक्शन लिया, तो उसने मतलब उसके मुंह पे स्माइल, कुछ भी बोल सकते हो, इस तरह का कुछ 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 केसेस में हो जाता है। तो ये आपके उस पर है कि आपको किस तरह का इंटरव्यू मिलता है। अगर ऐसा मिल गया जो कि वो दिखा देगा कि भाई अच्छा कॉम्पिटिटिव, चलो ये तगड़ा क्वेश्चन दे देते हैं, फिर वो आपके बैकफायर कर सकता है। लेकिन अगर इंटरव्यू ऐसा हो गया जो इम्प्रेस हो गया, तो फिर मजा ही है आपके। वो तो वही बात हो गई ना, आपको कोई ओपन सोर्स करता है, कोई मशीन लर्निंग करता है, और मशीन लर्निंग पर काम करने वाला कोई, किसी ने प्रोजेक्ट कर रखा हो और वैसा ही इंटरव्यू मिल जाए, तो फिर वो तो वही वाली बात हो गई ना कि इंटरव्यूअर का और आपका इंटरेस्ट सेम लाइन पर है, और तो आप अच्छी हेल्दी डिस्कशन कर पाओगे इंटरव्यू में। सिमिलर केस कॉम्पिटिटिव का है कि अगर वो इम्प्रेस हो जाता है तो आपका बोनस पॉइंट अकॉर्डिंगली, मतलब आपको बाकियों से एज मिल जाता है इन ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स या फिर ऑनलाइन इंटरव्यूज। ठीक है, इसमें किसी को बोलना है या कुछ ऐड करना है या कुछ बोलना है कि ऐसा नहीं होता? कुछ गलत बोला है इसमें अभी तक? सर मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ। सर मैं ये कह रही हूँ, जैसे कंटेस्ट का जनरल टाइम क्या होता है, लीग मतलब ये कोड फोर्सेस और पे रात को होता है 8 से 11 या 9 से 12 जो भी होता है टाइम, ठीक। और अपनी क्लास का टाइम भी यही रहता है, इवनिंग का, रात का। तो हम कंटेस्ट कैसे दें? लाइक सोचा तो था सर ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। क्लास रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है, और उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है ना, तो उस सर मेरे पास इसका सोल्यूशन है, मैं देता, मैं मतलब 1 महीने से दे रहा हूँ। बताओ क्या? बताओ। है ना, जो कॉन्टेस्ट होता है ना वो 8 बजे से शुरू होता है, मेजरली 8 या 8:30 कोड, मतलब कोड से पे 8:30 लेट टू लेट होता है। और दिक्कत ये होती है ना कि इनमें 1 से 2 ही सवाल आते हैं, तो 9 बजे तक वो जितने आते हैं वो हो चुके रहते हैं। उसके बाद फिर वो कॉपी करने वाले बैठे रहते हैं, तो उसके बाद बैठने का कोई फायदा भी नहीं। तो 1 ही घंटा देते हो जितना दे पाते हो, ये बोल रहे हो? हाँ हाँ। ऐसे तो रेटिंग तो बढ़ ही नहीं पाएगी ना। वो काम नहीं करने। उसका मतलब यही अप्रोच है कि जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन दे दो, और जिस दिन क्लास है उस दिन उस वाले कॉन्टेस्ट का वर्चुअल दे दो। लेकिन कॉन्टेस्ट देने हर है, मतलब ये नहीं बोलना कि क्लास नहीं है, मतलब क्लास है तो फिर वो कॉन्टेस्ट मिस हो गया। अगला दिन आपका पूरा है अवेलेबल। हाँ, मैं अभी मानता हूँ कि अभी आप बिगनर हो, अभी आप सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर ही सीख रहे हो, तो
जो इंटरमीडिएट है उनके लिए थोड़ी थोड़ी मैं बातें कर रहा हूँ, और आपके लिए जो बिगिनर लोग हैं आपके लिए भी ये बातें हो जाएंगी वैलिड जब आप लेवल 1 के थोड़े बहुत लास्ट तक पहुंच जाओगे। एटलीस्ट आप हैश मैप ही कर लोगे तब तक ये बातें आपके लिए वैलिड होने लग जाएगी। तो तब भी स्टिल प्री रिक्विजिट सिर्फ 2 ही हैं। पहला लैंग्वेज आनी चाहिए एक प्रोग्रामिंग में, और दूसरा आपके पास मैथमेटिक्स होने चाहिए। 2 ही प्री रिक्विजिट है कॉम्पिटिटिव में उतरने के। डीएसए प्री रिक्विजिट नहीं है। जो लोग बोलते हैं डीएसए प्री रिक्विजिट है उनको या तो उन्होंने ढंग से दिए नहीं रखे होते कॉन्टेस्ट, क्योंकि डीएसए के क्वेश्चन मतलब ग्राफ हो या फिर डीपी हो, सिर्फ मेजरली 2 ही टॉपिक होते हैं जो डीएस कॉम्पिटिटिव में आते हैं डीएसए में से। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सी या डी लेवल ऑनवर्ड्स आते हैं, सी या डी लेवल। तो ए और बी तो मैथ्स पर बेस्ड होते हैं, एडॉक प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं, तो वो तो नॉर्मल बिना किसी प्री रिक्विजिट से सिर्फ मैथ्स से करे जा सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए और लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च ए और बी में आता है। आपका एरे एंड स्ट्रिंग के क्वेश्चन ए और बी में आते हैं, मतलब प्रॉब्लम के नाम है ए और बी। सबसे इजी प्रॉब्लम ए वाली प्रॉब्लम, फिर उसके बाद बी वाली, फिर उसके बाद सी वाली। तो इस तरह के क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर सकते हो ना ट्राई। ए और बी के तो अभी से ही प्रैक्टिस कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो 2 ही प्रीरिक्विजिट है, पहला लैंग्वेज, दूसरा आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मैंने एक पोस्ट डाली थी, मैंने शेयर भी करी थी, आई गेस करी थी ना? यस सर। चलो Yes, नहीं भी sir. करी हो तो देख लो। ये प्रीरिक्विजिट है। लॉगरिथम आनी चाहिए, आती होगी आई गेस मोस्टली लोगों को। बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिकर्जन के लिए, तो ये आना ही चाहिए, ये तो हर हालत में आना चाहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज एपी और जीपी ही है, 2 चीजें तो बेसिक है, एक बार रिवाइज कर लो अच्छी बात है। बाकी बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, मतलब आपके ट्राइंगल के केसेस क्या होते हैं, मतलब एरिया पेरीमीटर ये सब, रेक्टेंगल के और प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, और आगे जाके डिफिकल्ट बन जाता है पॉलीगॉन में, कॉन्वेक्सल में, उन सब चीज़ों में। लेकिन बेसिक्स की बात करें तो बेसिक्स के सारे फॉर्मूले याद हों, सारे बेसिकली वो केसेस याद हो। जैसे एक क्वेश्चन है लीड कोड पे कि आपको बताना है क्या बेसिकली एक 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, 2 रेक्टेंगल दे रखे हैं, उनका कॉमन एरिया बता दो। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अमेजोन में पूछा गया था ये। तो ये बेसिक ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन है, ज्योमेट्री आती हो और लैंग्वेज आती हो तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो कुछ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक मैथ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ए और बी लेवल के प्रॉब्लम्स, उनको इजी या मीडियम में कैटेगरी कर सकते हो, कैटेगराइज। अब बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर थ्योरी। देखो नंबर थ्योरी ही कॉम्पिटिटिव है, मतलब कॉम्पिटिटिव इज नथिंग बट ग्राफ प्लस जीपी प्लस नंबर थ्योरी एंड प्लस सम एड हॉक प्रॉब्लम्स बाइनरी सर्च जैसे। तो नंबर थ्योरी में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, मतलब पूरा ये कॉम्पिटिटिव का ही सेगमेंट आ गया कि नंबर थ्योरी में आपका जीसीडी एलसीएम यूक्लिड वाले क्वेश्चन, जो एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम होती है, एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम, हाँ। बाकी इसके बाद प्राइम नंबर्स और फैक्टराइजेशन पर प्राइम सीव वाले क्वेश्चन किसी ने पढ़ रखे हो तो, सेगमेंटेड सीव, प्राइम सीव, जो आपने सीव ऑफ एरिस्टोथीन जिसे बोलते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके लिए प्राइम नंबर तो पता होना चाहिए, उसकी फैक्टराइजेशन तो आनी चाहिए, कैसे किसी नंबर की फैक्टराइजेशन करते हैं। वही नहीं आती होगी, बेसिक मैथ्स नहीं आती होगी तो कैसे करोगे? और ये नहीं करोगे तो फिर मतलब ऑनलाइन असेसमेंट कैसे निकालोगे? ऑनलाइन असेसमेंट नहीं निकाल पाओगे तो इंटरव्यू तक पहुंचोगे कैसे? फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पिजन होल प्रिंसिपल किसी ने सुन रखा होगा, या फिर इंक्लूजन 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 एक्सक्लूजन अभी हमने वो वाले क्वेश्चनों में भी करा है, हैश मैप के क्वेश्चनों में। तो इस तरह के कुछ कुछ प्रिंसिपल्स, कॉम्बिनेटोरिक्स के जो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, डी अरेंजमेंट वगैरह, वो सब आने चाहिए। बिट मैनिपुलेशन लेवल 2 का टॉपिक है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक खुद से पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास मतलब 2-3 आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जीएफजी पर, वो 2-3 आर्टिकल्स को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने सुन रखा होगा 10 की पावर 9 + 7, सुन रखा है? यस आपने बताया यस सर, यस सर। ठीक है, तो इस तरह की चीजें कॉम्पिटेटिव में जनरली होती है। कॉम्पिटेटिव क्या है, आजकल तो लीड कोड के भी हार्ड क्वेश्चनों में आ जाती है इस तरह की चीजें, कि अपने आंसर को इससे मॉडुलस कर लो क्योंकि आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, या फिर और कुछ हो सकता है कि आपके गूगल वाले में भी आया था ना? हाँ बिल्कुल, मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे मॉड्यूलर अरिथमेटिक का यूज हो रहा होता है। बस कुछ नहीं होता, नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशन के आगे मॉडुलस लगाना पड़ता है। अब मॉडुलस जिसको नहीं पता, जिसको रिमाइंडर नहीं आता, वो तो फिर क्या ही करेगा। मतलब जिसको ये नहीं पता कि मॉडुलस इज नथिंग बट रिमाइंडर। गेम थ्योरी बहुत ही मतलब आजकल हॉट टॉपिक बन रखा है, कि आजकल बहुत सारे लोग पूछते हैं गेम थ्योरी के क्वेश्चन, मतलब बहुत जगह मैं देख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू पहले। हाँ सर, पजल्स भी आती हैं। कोई बीच में बोल रहा है यार, आवाज नहीं आ रही थी। कल भी आया था गेम थ्योरी कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट में डिव 2 के सी और डी। ठीक है ठीक है, तो गेम थ्योरी आजकल बहुत फेमस हो रहा है, जैसे इंटरैक्टिव फेमस हो रहा है। इंटरैक्टिव प्रॉब्लम किसी ने कर रखे है आज तक, किसी के आई है किसी भी टेस्ट वगैरह में हाँ सर। इंटरैक्टिव प्रॉब्लम?
बोलो होती क्या है बाकी लोग बोलो। इंटरेक्टिव मतलब मतलब जो कंपाइलर होता है उससे हम इंटरेक्ट करते हैं कि जैसे अभी सर्च करना हो तो रेंज में हम उसको क्वेरी देते हैं, वो बताता है किससे बड़ा है, छोटा है या फिर इक्वल है, और फिर उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आजकल फेमस है, तो इतना आना चाहिए। अब इसके रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज एक ही है, सिंपल सा, अपनी जो जीएफजी है, जो बोल सकते हो बाइबल है, वहाँ पे सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे। आर्टिकल्स रीड करो, आर्टिकल्स के अलावा वीडियो देखने जाओगे तो मतलब वही हो जाएगा कि क्या पढ़ोगे, डीएसए पढ़ोगे या फिर मैथ्स पढ़ोगे। आर्टिकल्स गो थ्रू करो, जिस दिन जो क्वेश्चन आ जाता है, मान लो आज के क्वेश्चन में आपके मॉड्यूलर अरिथमेटिक आपको दिख गया, तो पढ़ लिया कि भाई क्या होता है। मान लो आज के क्वेश्चन में बिट का क्वेश्चन आ गया, मान लो आज के कॉन्टेस्ट में ए लेवल प्रॉब्लम बिट की आ गई, तो बिट पढ़ लिया क्या होता है। मान लो गेम थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, जैसे बताया कोड फोर्सेस कल आया था किसी ने, तो गेम थ्योरी पढ़ लो, 2-3 आर्टिकल रीड कर लो, एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो ले लो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आई गेस अब तक पढ़ा हो जाना चाहिए था, लॉगरिथम पढ़ा हो जाना चाहिए था, ये सब जो इस साइड लिखा है। जिस दिन ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया उस दिन ज्योमेट्री पढ़ ली। नंबर थ्योरी अभी हाल फिलहाल तो आप देख नहीं रहे, लेकिन नंबर थ्योरी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये देखना जरूरी है। ये सब जीएफजी के आर्टिकल बेस्ट हैं। बाकी मैथमेटिक्स के लिए कोई कोर्स एज सच नहीं है, जीएफजी के आर्टिकल्स ही कर लो, इतना सफिशिएंट है। मतलब हर टॉपिक पे 1-2 दिन लगा दोगे तो एक हफ्ते में हो जाएंगे सारे टॉपिक्स। एक दिन तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, ये सारे एक दिन में हो जाएंगे। ठीक है। मेन बात आती है कि लैंग्वेज कौन सी करनी चाहिए। देखो यार, मेरे अकॉर्डिंग तो सी प्लस प्लस पढ़नी चाहिए कॉम्पिटेटिव में, क्योंकि सबसे पहली बात, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने देख रखा होगा कि अलग अलग लैंग्वेज के लिए ना अलग अलग एग्जीक्यूशन टाइम दे रखे होते हैं। जावा सी प्लस प्लस के लिए बोल रखा होगा 1 सेकंड, जावा के लिए बोल रखा होगा 2 सेकंड, पाइथन के लिए बोल रखा होगा 4 सेकंड। ऐसे आपने देख रखा होगा, किसी ने देखा है आज तक, नोटिस करा है ये चीज? हाँ सर। हैकर रैंक पे दिखा है बस। हैकर रैंक पे देखा है, मतलब चलो ठीक है, नोटिस नहीं भी कराओ। तो ये क्या होता है, लैंग्वेज क्योंकि सी प्लस प्लस फास्ट है तो उसको कम टाइम मिलता है, मतलब कम टाइम में अप्रोच करो। और फास्ट है तो भले ही उसको कम टाइम भी देते हैं ना, तब भी वो बाकी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में फास्ट ही रहती है। मतलब भले ही जावा को 2 सेकंड भी दे देना, तब भी वो सी प्लस प्लस के कंपेरिजन का जितना फास्ट नहीं चल सकता। तो सी प्लस प्लस फास्टर एग्जीक्यूशन है, तो कुछ कुछ कोड ऐसे होते हैं जो जावा में तो टीएलई मार देंगे, लेकिन सी प्लस प्लस में रन हो जाएंगे, सी प्लस प्लस में सबमिट हो जाएंगे। कॉम्पिटेटिव की बात कर रहा हूँ मैं। तो सी प्लस प्लस इस टर्म्स में तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी आपको सारे के सारे एडिटोरियल्स मोस्टली, अब तो लीड कोड पे तो जनरली जावा के होते हैं, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स पे मोस्टली ये सी प्लस प्लस में ही होते हैं। आजकल पाइथन वाले बहुत आने लग गए हैं, लेकिन मोस्टली अभी भी 80% सी प्लस प्लस वाले ही होते हैं एडिटोरियल्स। तो एडिटोरियल रीड करने में समझ मतलब आपको ईजी हो जाएगा। बाकी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी सी प्लस प्लस की बहुत अच्छी है विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन फ्रेमवर्क, क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क ओप्स को मतलब ओप्स के ऊपर बिल्ड है पूरी। ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है जावा के, जो एरेलिस्ट वगैरह चीजें हैं, ये सारी ओप्स ओरिएंटेड है। लेकिन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में कुछ भी ओप्स जैसी चीज यूज नहीं हो रही, वहाँ पे तो आपको कुछ न्यू कीवर्ड का भी यूज नहीं करना पड़ता। मतलब ओप्स लग रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा इतना, तो कोड छोटा हो जाता है, कोड बहुत कम होता है, बहुत ही कम वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। कोड छोटा होएगा तो जल्दी लिख पाओगे और जल्दी सबमिट कर पाओगे, और सारा गेम कॉम्पिटेटिव में वही होता है कि कौन जितना जल्दी सबमिट करता है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो सी प्लस प्लस करनी चाहिए। अगर मान लो 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से जावा कर रहे हो तो मत स्विच करो। लेकिन अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ के जावा पढ़ेंगे, उसके बाद सिस्टम डिजाइन पढ़ेंगे तो इसलिए जावा कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग सी प्लस प्लस ही कंटिन्यू कर लेना। लेकिन थोड़ी बहुत कोर्स में दिक्कत आएंगी, जैसे हैश मैप मैं इंप्लीमेंट करवाऊंगा यूजिंग जावा, हीप इंप्लीमेंट करवाऊंगा यूजिंग जावा, तो वहां पे दिक्कतें आएंगी। किसी को कुछ बोलना है लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में? सर इंडस्ट्री में कौन सी यूज होती है अदर? इंडस्ट्री में जावा यूज होती है। मतलब अभी भी जो मेजरली आपके बैकएंड लिखे गए हैं वो सारे बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जावा में लिखे गए हैं। वो स्विच कर रहे हैं, लेकिन स्विच करना आसान बात नहीं है जब इतना सारा डेटाबेस, इतना सारा मतलब कोड होता है। तो एक रात में तो स्विच नहीं हो सकता, सालों लग जाते हैं स्विच करने में। तो जावा ही है आज भी डोमिनेंट इंडस्ट्री में। ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अगर एसटीएल के किसी को नोट चाहिए, किसी को चाहिए एसटीएल के नोट्स? सर आपने दिए थे। दिए थे, ठीक है। अगर किसी को चाहिए हो तो मतलब मैं शेयर कर सकता हूँ। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। लिंक भेज दीजिए। हाँ, मैं ड्राइव का लिंक भेज देता हूँ। विशेष जावा में हो सकती है, सीपी आपने शायद से पहले का ही लिखा हुआ है, लेकिन जावा में थोड़ी दिक्कतें आएंगी आपको। मतलब एडिटोरियल ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे, कोड खुद से लिखना पड़ेगा, फास्ट इनपुट आउटपुट कैसे करोगे वो सब सोचना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी लेंदी लाइंस होंगी, और जो बाकी पीयर होंगे वो कम होंगे जो जावा में करते होंगे। तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएंगे, लेकिन कर सकते हो। ऐसे वो वाली बात नहीं है कि नहीं कर सकते।
ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये तो रही प्रीरिक्विजिट की बात। बाकी 2 वीडियो मैं आपके साथ मतलब यहाँ पे शेयर कर दिया है, बाकी लिंक भी डाल देता हूँ इसको कॉपी करके। ये है सेटअप कर लेना अपने सबलाइम को, कोड एडिटर को। मतलब मोस्टली लोग मेरे ख्याल से यहाँ पे VS कोड में करते होंगे, अगर करते हैं तो, या फिर बोल दो कि सिर्फ वेब कोडिंग के पोर्टल पे करते हैं। कहाँ पे करते हो सबमिट आज अभी जो क्वेश्चन होते हैं, कोड कहाँ करते हो? सर वो जो VS 3 कोड कॉलम वाला वो तो होता है VS ना, कोड पे इनपुट करता आउटपुट। हूँ, सर CPH वेब कोडिंग पे ही में करते हो? submit करता है। वेब कोडिंग पर ही करते हो? और मतलब सारे ऑनलाइन आईडी पे करते हो? नहीं नहीं, सर नहीं मैं थोड़े सब बहुत लाइन पे ही सबलाइन करता पे हूँ। भी कर लेता हूँ। ठीक है कोड ठीक है। लीजिए आइडिया। मैं VS कोड पे करता क्योंकि उसमें मतलब डायरेक्टली सबमिशन होता है CPH से, इसलिए वो कॉपी पेस्ट या फिर फाइल लिंक नहीं करनी पड़ती, एक बटन दबाओ सीधा सबमिट हो जाता है। क्या नाम है एक्सटेंशन का? CPH मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हेल्पर, वो आपको VS कोड में डालना पड़ेगा और फिर उसका मतलब काउंटर पार्ट आपको क्रोम ब्राउजर में भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये वो यूज करता है क्या, क्या नाम है, उत्कर्ष? CPH उत्कर्ष, हाँ CPH। उत्कर्ष। CP एज ना? नहीं H H फॉर हॉर्स वाला, CP हैश? अरे हेल्पर H फॉर ऑनेस्ट वाला। एच एच? हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। तो कोई नहीं, मतलब अगर कर लोगे तो ठीक है, वरना मेनली क्या रहती हैं चीजें, स्टार्टर कोड आपके पास रखा हो। अब स्टार्टर कोड मैंने इस पे क्या बोलते हैं जूम पर शेयर कर दिया है, दिखा भी देता हूँ स्टार्टर कोड। तो देखो स्टार्टर कोड क्या है, फाइल इनपुट आउटपुट आपके पास हो पहले से ही रखा हुआ, और टेस्ट केसेस होते हैं बहुत सारे। मतलब एक कोड में एक टेस्ट केस नहीं होता, बहुत सारे टेस्ट केस होते हैं, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बताने पड़ते हैं। कितने टेस्ट केसेस हैं उसका इनपुट लेना पड़ता है। अगर मतलब C++ में ले रहे हो तो सी इन होता है, जावा में लोगे तो नेक्स्ट इंट होएगा, और उतनी बार लूप चला दो। तो ये हो गया बॉयलर प्लेट बोल सकते हो, या फिर स्टार्टर कोड बोल सकते हो। इसमें फाइल इनपुट आउटपुट में क्या है, ये जो लाइन है ना, लाइन नंबर 9 to 12, इसमें क्या होगा, आप अपने खुद के लोकल में 2 फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, इनपुट और आउटपुट, और डायरेक्टली कर सकते हो। दिखा देता हूँ सबलाइम अगर मैं खोलूँ अपना, तो सबलाइम में क्या होगा यहाँ पे, वैसे देख रखा होगा काफी लोगों ने, काफी लोगों के रहता है ये, 2 फाइल साइड में खुली हुई है, इनपुट और आउटपुट नाम की। इसमें क्या होगा, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट डालूंगा ना, कुछ भी डाल देते हैं, लेट्स सपोज प्रिंट कर देते हैं एरे को, कि 5 एलिमेंट्स हैं और 5 एलिमेंट्स को प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फंक्शन में लिखूंगा, या फिर पहले टेस्ट केसेस भी ले लेते हैं। लेट्स सपोज टेस्ट केसेस है 2, तो हम बोल रहे हैं दूसरी एरे है 3 साइज की, वो है 10 20 30। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल सा काम है, इंटीजर इनपुट ले लो, साइज कितना है, एंड सारे इंटीजर्स इनपुट ले लो, सारे के सारे एलिमेंट्स, फॉर एंड i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस c, डायरेक्टली प्रिंट भी कर देते हैं सीन लेते लेते। क्या दिक्कत हो गई, एरे डिक्लेयर नहीं करी? ठीक है, कंट्रोल बी से रन हो जाएगा डायरेक्टली, वो शॉर्टकट डालने पड़ेंगे आपको, कंट्रोल बी से आपका डायरेक्टली रन हो गया। इनपुट उठाया इनपुट वाली फाइल से, आउटपुट वाली फाइल में डाल दिया, और डायरेक्टली हमें शो हो गया। तो इस तरह की चीजें ना बहुत हेल्प करती है कॉम्पिटेटिव में, कि फास्ट, मतलब आप कुछ मिली सेकेंड्स में, ये दिखा रहा है 3 सेकंड, लेकिन कुछ मिली सेकेंड्स में आपका काम हो गया, कि कुछ मिली सेकेंड्स लगे इनपुट होने में, आपने कोड चलाया, उसका आउटपुट आ गया साथ के साथ। कुछ भी ड्राई रन करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, कॉर्नर के हैंडल करने हैं, यहाँ पे कर दो फटाफट। तो ये तो हो गया स्टार्टर कोड, और आपका कोड एडिटर को वो करना, क्या बोलते हैं, सेटअप करना। उसके लिए मैंने 2 लिंक्स दिए हैं, दोनों उसके हैं, क्या बोलते हैं, नाम क्या है, छाबड़ा करके जो नाम है, मतलब DTU का ही है। तो पुलकित चाबड़ा। पुलकित छाबड़ा 6 स्टार कोडर है, तो काफी तगड़ा कोडर है, मतलब DTU का बेस्ट कोडर जिसे बोलते हैं वो होगा। तो इनफैक्ट DTU का नहीं, अब तो इंडिया का ही टॉप, मेरे ख्याल से टॉप 10 या टॉप 20 में आता है कोड फोर्सेस पे या फिर कोड शेफ पे। तो उसने लिंक्स, मतलब उसने ये वीडियो बना रखी है, तो वीडियो को देख सकते हो। वैसे आजकल तो काफी वीडियोस हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये 2 वीडियोस बेस्ट रहेंगी। इसमें आपका पूरा का पूरा सबलाइम सेटअप हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटेटिव। डेव के रिस्पेक्ट में नहीं, कॉम्पिटेटिव के रिस्पेक्ट में आपका पूरा पूरा सबलाइम सेटअप हो जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होना चाहिए, कोड स्निपेट अभी दिखा रहा हूँ, कोड स्निपेट क्या होता है, और फास्ट इनपुट आउटपुट अभी दिखाया था, स्टार्टर कोड अभी दिखाया था। ठीक है, अब कोड स्निपेट क्या है, कोड स्निपेट वैसे मैंने पहले भी दिखाई रखे हैं, दोबारा दिखा देता हूँ। आपके पास ना सारे फंक्शन पहले से लिखे होने चाहिए। मैंने बताया रखा है कॉम्पिटेटिव इज नॉट
कि आपको पूरा का पूरा कोड लिखना है कि 1 घंटे का कॉन्टेस्ट है और आप ये लिख रहे हो कि ट्री बनाना है, ट्री क्रिएट करना है, तो ट्री क्रिएट थोड़ी ना करने बैठोगे कॉम्पिटिटिव के कॉन्टेस्ट में। ट्री पहले से बना होना चाहिए। ट्री एग्जांपल बेकार लिया है, जैसे लिंक लिस्ट ले लो, लिंक लिस्ट आपके पास पहले से होनी चाहिए। लिंक लिस्ट के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन एग्जांपल के लिए लिया है। लिंक लिस्ट पहले से आपके पास होनी चाहिए, नोड की क्लास होनी चाहिए, उसके लिंक लिस्ट के सारे ऐड फर्स्ट रिमूव फर्स्ट होना चाहिए आपके पास, तभी तो आप कोई नया क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वरना 1 घंटा तो आप लिंक लिस्ट लिखने में ही बैठ जाओगे। तो आपके पास जीसीडी एलसीएम जो मॉड्यूलर ऑपरेशंस होते हैं, ये मैंने समझाया था, आएगा इससे करवाया था मैंने आप लोगों को, क्या बोलते हैं, डीएफएस रिकर्जन, इस तरीके से। करवाया FJP था मैंने शायद। करा रखा। ठीक है, मेरे ख्याल से एफजीपी में नहीं करवाया। तो इस तरीके की चीजें रख सकते हो अपने पास। मॉड्यूलर अरिथमेटिक के लिए ऑपरेशन रख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये डायरेक्टली मतलब फंक्शन में पास करो तो वैल्यूज वो मॉड्यूलर अरिथमेटिक हो जाए। और आपके पैलिंड्रोम चेक करने का, चलो ये आप रिलेट करते हो, तो पैलिंड्रोम चेक करने का फंक्शन रख लिया, हो सकता है यूज पड़ जाए। कंपैरेटर आगे जाके आएगा, कंपैरेटर रख लिया अपने पास पहले से ही। प्राइम चेक करने का, प्राइम सीव में यूज आएगा, प्राइम सीव बना के रख ली पहले से ही, बस कॉपी पेस्ट करना है। कोड कॉपी पेस्ट करना इज नॉट चीटिंग करना, अपना ही कोड लिख कॉपी पेस्ट कर रहे हो जो आपने खुद ने लिखा था पहले कभी। तो सारे कोड रख लो, मतलब ये बहुत बड़ी सी फाइल है। कॉम्पिटिटिव के बहुत सारे जैसे लास्ट में डीएसयू आ रखा है, इससे पहले आपका सेगमेंट्री है ये सारा, तो सारे कोड अपने पास रख लो। इससे क्या होगा, उस टाइम पे आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इम्प्लीमेंटेड कोड रखो, उसको कॉपी पेस्ट करो, एंड नया जो भी यूज करना है वो करो। बिट वाइज ऑपरेशन रख लिए, टाइप डेफ जो सब स्टार्टिंग में आपने देख रखे थे, ये मतलब इस तरह के ऑपरेशन बने बनाए आपने यूज कर लिए। जैसे किसी नंबर को 6 डिजिट तक रखना हो, जैसे नंबर बहुत बड़ा है 0 2 5 ऐसे कुछ, फिर बहुत बड़ा नंबर है। अब कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, 6 डिजिट तक नंबर बोलते हैं या 5 डिजिट तक बोलते हैं कि 5 डिजिट तक रखना है। तो ये फंक्शन होता है C++ में, जावा में भी सिमिलरली सर्च करना पड़ेगा। तो उसको डायरेक्टली रख लिया अपने पास, ये ना देखना पड़े, सर्च ना करना पड़े उस टाइम के क्या होता था फंक्शन। फिर जो आपका एरेज डॉट फिल होता है जावा में, एरेज डॉट फिल, उसके लिए उसकी जगह C++ में मेम सेट होता है, वो रख लिया अपने पास। सील कैसे निकालते हैं डायरेक्टली, वो रख लिया, वरना तो लिखना पड़ेगा कि भाई मॉडुलस 0 तो नहीं आ रहा तो +1 कर दो, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो +1 कर दो। उसकी जगह डायरेक्टली अपने पास सील नाम का फंक्शन रख लो। और इस तरह के मतलब कुछ कुछ रख लो, जैसे पेयर क्लास रख ली, अगर जावा की बात करें, पेयर क्लास बना के पहले से रख ली। तो क्लास बना रहे हैं तो क्या मेमोरी यूज हो रही है, ऐसे जस्ट पूछ रहा हूँ, क्लास बनाते हैं तो क्या मेमोरी यूज होती है? नहीं 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 होती, नहीं जब नहीं। तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे नहीं तब तक होती। मेमोरी नहीं जाएगी। तो कोड ये कितना भी लंबा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 1000 भी फंक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करोगे, तब तक आपका टाइम, ना तो टाइम जा रहा ना स्पेस जा रहा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोड में 500 लाइन भी हो गई, 1000 लाइन भी हो गई, ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं। बस कुछ कुछ जगह आ सकती हैं दिक्कतें, जैसे ये जो आपका ये वाली एरे है, ये कुछ स्पेस ले रही है, लेकिन इतना तो कांस्टेंट है, इतना तो चलता है। ठीक है, वरना कमेंट कर सकते हो, पूरे कोड को कमेंट कर दो, अलग से फाइल में रख दो, जैसे मैंने अलग से फाइल में रख रखा है, ऐसे कर लो। और मेन फाइल क्लीन रख लो, ऐसे कर दो। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना तो ट्राई कर ही लेना, मतलब बिल्कुल आज मत करना, आज तो टाइम है नहीं आपके पास, इसके बाद क्लास है। लेकिन जब भी स्टार्ट करो, मन करे आपका कॉम्पिटिटिव स्टार्ट करने का, एटलीस्ट मतलब ट्राई तो कर लेना, भले ही आपका मन करता है नहीं करता, लेकिन 1-2 कॉन्टेस्ट दे के तो देखना। ठीक है, कुछ पूछना है इस वाले पेज तो पे? यार एक चीज बताओ, मतलब हम लोग टायर 3 से बिलोंग करते हैं, तो मतलब हम लोग को कोड सीपी ज्यादा करनी चाहिए या डेव ज्यादा करनी चाहिए? बड़ी कंफ्यूजन होती है इस चीज में। यार देखो, किसी ना किसी एक में मास्टरी तो करनी पड़ेगी, या तो सीपी में या फिर डेव में। अब वो आपके ऊपर है कि आपको किस में ज्यादा मजा आ रहा है। किसी किसी को डेवलपमेंट में ज्यादा मजा आता है तो वो फिर डेवलपमेंट ही अच्छे से करने लग जाता है। किसी किसी को सीपी में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है तो वो सीपी करने लग जाता है। और जनरली जो मैंने देख रखा है ना, वो यही है कि टियर 1 के स्टूडेंट्स ज्यादा सीपी में जाते हैं, और टियर 3 के स्टूडेंट्स ज्यादा बैलेंस अप्रोच रखते हैं कि थोड़ा थोड़ा दोनों कर लिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा दोनों करने में ना दिक्कत यही रहती है कि किसी में भी अच्छा नहीं कर पाते, एवरेज ही रह जाता दोनों में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो किसी एक में अच्छा कर लो तगड़ा, और दूसरा डिसेंट रख लो, दूसरे को निग्लेक्ट मत करो लेकिन डिसेंट रख लो। अगर कॉम्पिटिटिव में बहुत अच्छा करना चाहते हो, मतलब 40-50 कॉन्टेस्ट देना चाहते हो, तो एटलीस्ट 1-2 प्रोजेक्ट साथ में डेव के हों, या फिर डेव में बहुत सारी इंटर्नशिप करना चाहते हो, हैकाथॉन देना चाहते हो, तो साथ में एटलीस्ट 5 या 4 कॉन्टेस्ट दे रखे हो, 4-5 कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिटिव पे। ठीक है, इतना ठीक मेरे है। अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाकी अगर इससे बढ़िया डेव मतलब बैलेंस कर पाओ कि
10-15 कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिटिव के दे दिए, 1-2 हैकाथॉन वहाँ पे ट्राई कर ली, तो वो तो बेस्ट ही है। ये इतना अगर दोनों में ही अबव एवरेज हो जाओ तो, लेकिन दोनों में एवरेज मत रह जाना, इतना सा बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो ही नहीं पाएगा। अगर आपने मतलब ये बोल दो, अगर आपने लीड कोड में भी 250 क्वेश्चन कर रखे हैं, आपके पास प्रोजेक्ट 2 हैं, डिसेंट प्रोजेक्ट हैं, कोई ऐसा अनोखा प्रोजेक्ट नहीं है, और आपके पास एक भी लेट्स सपोज या 2-3 कॉन्टेस्ट दे रखा है और रैंकिंग है आपकी प्यूपिल वाली, मतलब सबसे जो पहले आती है, तो क्या आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होएगा? नहीं। अगर कोई सीपी में थोड़ा सा भी आपसे ज्यादा हो गया तो वो सीपी वाला सेलेक्ट हो जाएगा। कोई डेव में आपसे थोड़ा भी ज्यादा हो गया, किसने एक दो हैकाथॉन भी जीत रखी होगी, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो वही रिलेटिव रहता है कि एवरेज मत रह जाना हर चीज में, किसी ना भैया किसी अगर चीज अगर में मैं अच्छा करने की ट्राई करना। मतलब डीएसए में अगर 600 पर क्वेश्चन कर लेते हैं और डेव में मतलब 2 डिसेंट प्रोजेक्ट बना लेते हैं और इसमें सीपी के मतलब टेस्ट ले लेते हैं सिर्फ 4-5 कॉन्टेस्ट के हाँ लिए, हाँ, तो तो उतना ही इनफ रहेगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन जो 2-3 प्रोजेक्ट बोल रहे हो वो थोड़े डिसेंट होने चाहिए, मतलब वो कोविड ट्रैकर वाले प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए, नहीं सॉर्टिंग नहीं, विजुअलाइजर नहीं होने चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, और वो भी नहीं होने चाहिए आजकल जो क्या बोलते हैं, येल्प कैम वाला क्लोन आ गया, या फिर अच्छा जो क्या बोलते हैं एंजेला का जो कोर्स है, उसका क्या नाम है, उसमें जो भी प्रोजेक्ट बना रखा है उसका क्लोन कर दिया। वैसे प्रोजेक्ट भी नहीं है, मतलब वो इतने कॉमन आ रखे हैं ना कि हर किसी के रेज्यूमे में दिख जाएंगे वो। ठीक। ठीक है, खुद के अच्छे प्रोजेक्ट्स हो, थोड़ा बहुत यूनिक पार्ट हो, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट खुद का यूनिक रख रखा है, एक प्रोजेक्ट यूडेमी का कॉपी कर रखा है, तो एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट तो होना चाहिए। और एक टियर 1 के लिए है, सैड रियलिटी है, लेकिन मेहनत ज्यादा लगेगी टियर 3 को। एटलीस्ट आपके पास 2-3 होने चाहिए अच्छे प्रोजेक्ट। ठीक है, बाकी रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज सबसे बढ़िया तो नार्डोस का फ्री रिसोर्सेज हैं, मतलब लेवल 2 तो पढ़ाया जाएगा आपको, लेवल 3 आपका मर्ज होके चलेगा। एफजेपी का मुझे आइडिया नहीं, जीएसपी का तो मर्ज होके ही जाएगा। और पढ़ाएगा कौन ये भी आइडिया नहीं है 3 में, तो उस पर बात नहीं करते। बाकी फ्री रिसोर्सेज तो है ही आपके पास जो यूट्यूब पे हैं, एंड बाकी यूट्यूब चैनल्स जो अच्छे हैं, एक लव है, मतलब प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी अच्छी सी, मैंने देखी नहीं है खुद। सही बात है। लव के लिए, लव की प्लेलिस्ट में देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। मैंने खुद फॉलो नहीं करी, लेकिन अभी नई आई है तो अच्छी होगी शायद। इसका क्या अचीवमेंट है, खुद क्या है ये 5-6 स्टार है शायद कोड शेफ पे। ठीक है, फिर अच्छा ही होगा। बाकी जो बहुत ही तगड़े कोडर हैं, मतलब इन्होंने प्रॉपर कोर्स नहीं बना रखे, लेकिन थोड़ी बहुत मतलब वीडियोस देख सकते हो, आइडिया लग जाएगा कि किस तरह करते हैं कॉम्पिटिटिव। एरिक्टो नाम तो सुना ही होगा। और उत्कर्ष गुप्ता जो इंडिया का टॉप कोडर है, डीमोरलाइजर पहले नाम था इसका। सर ये एक चीज पूछनी है कि इसमें नाडोस का जो लेवल 3 मतलब मैं अभी कर रहा हूँ, हाँ तो उससे मतलब अभी कैसा है कि मतलब पहले तो नंबर थियरी वगैरह तो एकदम नई नई चीजें है, यूक्लिड एक्सटेंडेड यूक्लिड प्राइम वगैरह, लेकिन अभी जैसे वो ट्रीज सेगमेंट ट्रीज डीपी वगैरह आ गया तो मतलब मैं तो डर जाता हूँ। तो मतलब वो रिलेटेड ही है ना, क्योंकि लेवल 1 और 2 से, उसके बिना तो 3। देखो यार, लेवल से ना प्रॉपरली डिजाइन नहीं है, डिजाइंड नहीं है प्रॉपरली, मतलब जो क्वेश्चन अपलोडेड है ना वो कैसे हैं, चलो लीड कोड फोर्सेस पे ये क्वेश्चन आ गया, ये करवा दिया, कोड शेफ पे ये क्वेश्चन दिख गया, ये करवा दिया। प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, मतलब सारे टॉपिक्स तो कवर्ड हैं, कंटेंट तो पूरा है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ना कोई भी एक लिस्ट उठा लेना, मतलब मैं भी दे दूंगा लिस्ट, उस ऑर्डर में टॉपिक्स करना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा जिस ऑर्डर में मैंने कर रखे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो आप अगर जीएफजी का भी ऑर्डर फॉलो कर लोगे वो भी ठीक रहेगा, बाकी सीपीएल एल्गोरिथम का भी ऑर्डर फॉलो कर लो वो भी ठीक है, अगर सीएस प्रॉब्लम सेट उठाना चाहते हो वो भी ठीक है। ये उनके लिए जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनके पास टाइम है, जो सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर वाले मत करना, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। थर्ड ईयर में भी मतलब इतना ज्यादा करने का टाइम होगा नहीं, तो सेकंड ईयर तक अगर हो तो इस तरह की प्रॉब्लम सेट उठा सकते हो। ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम सेट है, मतलब इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन 200 प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ही कम है, अब आई गेस 400 हो चुके हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम सेट था वो 200 का ही था। तो इस तरह के प्रॉब्लम सेट उठा सकते हो। 26 प्रॉब्लम है एक एड कोडर के डीपी वाले सेट में, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम सेट है। इस तरह के प्रॉब्लम सेट को उठा सकते हो अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स फॉर सिर्फ कॉम्पिटिटिव। ठीक है, बाकी सर ए आर्टिकल्स टू तो ओडी आपको पता लेटर ही है। कैसी रहेगी? यार मेरे अकॉर्डिंग ना कॉम्पिटिटिव कभी भी ऐसे मत करो कि लैडर वाइज कर ली, मेरे अकॉर्डिंग तो कॉन्टेस्ट ही दो, टाइम बाउंड ही दो, क्योंकि
मेन हम कर ही क्यों रहे हैं कॉम्पिटेटिव, टाइम बाउंड 2 घंटे में कॉन्टेस्ट सॉल्व करने के लिए तो कर रहे हैं। अगर आप लैडर ही सॉल्व करने बैठ जाओगे तो वो मेरे अकॉर्डिंग बेटर नहीं रहेगा। मतलब मैं एटलीस्ट मैं खुद को रिकमेंड तो नहीं करता। जैसे जो मेरे बैचमेट्स भी हैं, काफ़ी हैं, जिन्होंने ना पूरा एक एक साल सिर्फ लैडर करने में लगा दिया, मतलब पूरा एक ईयर सिर्फ A2OJO की लैडर कर रहे हैं। और मतलब पता नहीं कौन कौन से कहाँ कहाँ से उठा के क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन उनसे पूछ लो कि भैया वो बता दे कैटलान, उनको कैटलान नहीं पता। उनसे पूछ लो कि मर्ज कैसे करते हैं केस सॉर्टेड, उनको ये नहीं पता होगा। तो फालतू की प्रॉब्लम्स, मतलब जगह जगह जाके भटकने से बढ़िया एक सेट पाथ जो आपको मिल रखा है लेवल 1 प्लस लेवल 2 वो करो, साथ के साथ कॉन्टेस्ट देते रहो, कॉन्टेस्ट देते रहो। कुछ भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स अगर उठानी है तो ये 2 हैं बस, इसके अलावा कुछ मत करो मेरे अकॉर्डिंग। तो कभी भी मतलब कोड फोर्सेस अगर जा रहे हो, अगर कोड फोर्सेस जा रहे हो तो कॉन्टेस्ट वाले सेक्शन के अलावा किसी सेक्शन में मत जाना। मतलब एक आपको प्रॉब्लम सेट वाला सेक्शन दिख जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग मत जाना, बाकी आपकी मर्जी है। जाओगे तो बतेरे क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब आप कैटेगरी वाइज डिफिकल्टी वाइज सर्च कर सकते हो। लेकिन जब तक एक्सपर्ट रेटिंग हो तब तक तो मेरे ख्याल से मत जाना, तब तक तो कॉन्टेस्ट पर ही रहना। वर्चुअल दे देना लेकिन कॉन्टेस्ट पर ही रहना, क्योंकि हमारा पर्पस मास्टर बनना नहीं है। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि हमारे ऑनलाइन असेसमेंट निकल जाए। क्या यही पर्पस है हम सबका? हाँ या ना? यस सर। हाँ यस ये सर। पर्पस तो नहीं है ना 6 साल बनना है, 5 साल बनना है, इस तरह का कुछ पर्पस तो नहीं रख रखा ना। नो नो सर, सर। नहीं ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट निकालना पर्पस है, तो सिर्फ यस सर। उतना उतना करने के लिए कॉन्टेस्ट देने ही सफिशिएंट है। कुछ प्रॉब्लम सेट, कुछ लैडर ऐसे मत उठा देना, ठीक है? और ये भी उनके लिए है जो मतलब थोड़ा बहुत अ, अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट रेटिंग पर पहुंच जाते हैं। वरना इनको डायरेक्टली मत देखने लग जाना। जब इंडिया के बेस्ट और वर्ल्ड के बेस्ट कोडर को देखोगे तो डिमोरलाइज ही हो जाओगे, ठीक है? अब आ रही है कॉम्पिटिटिव साइट्स के कौन से कहाँ पर करनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कोड फोर्सेस बेस्ट है। मतलब मैं अगर किसी को रिकमेंड करूँ, किसी इंटरमीडिएट कोडर को, वो होएगा कोड फोर्सेस। किसी बिगिनर को वो होगा कोड, हाँ, लीड कोड। लीड कोड पे कॉन्टेस्ट होते हैं, डीएसए बेस्ड होते हैं, तो काफ़ी ऐप्ट हैं आप लोगों के लिए। डीएसए भी सीख जाओगे, डीएसए के साथ साथ कॉन्टेस्ट भी देना का एक्सपीरियंस हो जाएगा। बाकी अगर नंबर थ्योरी एंड इन सब चीज़ों पर जाना चाहते हो तो कोड फोर्सेस उसके लिए बेस्ट है। कोड शेफ मेरे अकॉर्डिंग कर रहे हो तो सिर्फ शॉर्ट ही देना, लॉन्ग मत देना। और शॉर्ट में भी आजकल 3-3 घंटे के कॉन्टेस्ट में भी लोग पता नहीं कैसे चीटिंग कर लेते हैं। 3-3 घंटे के कॉन्टेस्ट में भी सॉल्यूशन सेम चिपका देते हैं। तो कोड शेफ आज वैल्यू रही नहीं है इतनी जितनी थी। तो यही 2 बेटर हैं, लीड कोड और कोड फोर्सेस का। कुछ लोग ऐड कोडर देते हैं मेरे दोस्त, लेकिन वही है कि कितने प्लेटफॉर्म करोगे। मेरे अकॉर्डिंग एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक करो और वही करते रहो। मेरी जो स्ट्रेटेजी है कि एक प्लेटफॉर्म पकड़ लो, लीड कोड पकड़ लो या कोड फोर्सेस पकड़ लो या दोनों पकड़ लो, और उसी प्लेटफॉर्म पर स्टिक रखो और सारे कॉन्टेस्ट देने की ट्राई करो। कोई भी कॉन्टेस्ट छोड़ो मत। मतलब अगर कोई कॉन्टेस्ट छूट रहा है तो नेक्स्ट डे दे लिया या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे दे लिया। लेकिन ऐसे मत करो कि भैया या भाई ये डेव 3 यहाँ पर चल रहा था, आज ये दे दिया, कल वहां पर वो वाला कॉन्टेस्ट हो रहा था, वो वाले दे दिया। उससे ना, मतलब ठीक है कॉन्टेस्ट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं रहेगा, थोड़ा वैसा नहीं रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है? तो अभी वैसे देते हो कितने लीड कोड कॉन्टेस्ट दे रखे हैं? किसी ने दे रखे हैं यहाँ पे लीड कोड या कोड फोर्सेस हाँ वगैरह के? सर, मैंने दे रखे हाँ हैं थोड़े 2। बहुत दे रखे हैं। कोड फोर्स से देख के यस चलो। सर। दे रखे हैं। चलो ठीक है। किसी ने 10-20 का काउंट डबल डिजिट में किसी ने है किसी के? हाँ सर, मेरे लीड कोड पे डबल डिजिट में है, कोड शेफ पे डबल डिजिट में, कोड फोर्सेस में मतलब महीने में एक बार देता हूँ फिर डिमोरलाइज हो जाता हूँ। ठीक है, कोई नहीं। कोड मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो स्विच कर लो कोड शेफ से कोड फोर्सेस पर, बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ, वही कोशिश जा रही है। ठीक है, कोई नहीं। मतलब थोड़ा बहुत बीच में शुरू में रहेगा कि एक भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सिर्फ ए हो रहा है या ए भी सिर्फ 2 ही हो पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे सेट हो जाएगा आपका जो भी कोड फोर्सेस पे जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको समझ आ जाएगा। बाकी कुछ जो कंपनी स्पेसिफिक होते हैं कॉन्टेस्ट, उसमें से सबसे फेमस तो गूगल के ही तीनों कॉन्टेस्ट हैं, हैश कोड, कोड जैम और किकस्टार्ट। हैश कोड होने वाला है फरवरी में, 21 फरवरी आएगा इस डेट। तो इसके लिए रजिस्टर कर देना। 2 से 4 टीम बताई थी पार्थ ने। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो अपर साइड ही रखना, 3 या 4 रखना, 2 का ग्रुप मत बनाना।
और देना कॉन्टेस्ट, भले ही क्वेश्चन नहीं हो पाता लेकिन दे देना कॉन्टेस्ट, रात को होगा ये, ठीक है। इसके लिए रजिस्टर अभी करना पड़ेगा हैश कोड के लिए, और ये मैंने समझाया ही था कि होता क्या ये होता है हैकाथॉन प्लस कॉम्पिटिटिव, ठीक है। बाकी कोड जैम ये हाई लेवल का होता है, ये थोड़ा आपका इसको बोल सकते हैं जो कोड फोर्सेस है, कोड फोर्सेस का डिव 1, इसको कोड फोर्सेस का डिव 1 बोल सकते हैं। अब डिव 1 क्या होता है अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन ये हाई लेवल की चीज़ है। मतलब इसको देख के ये मत सोचना कि भाई कॉम्पिटिटिव हमारे लिए नहीं बनी, क्योंकि ये है ही बहुत तगड़े लेवल का। किक स्टार्ट आपके लिए है, किक स्टार्ट इज नथिंग बट लीड कोड का कॉन्टेस्ट इन बिटवीन लीड कोड एंड जो कोड फोर्सेस जिव 2 है, इन दोनों का लेवल का, इन दोनों के बीच का लेवल का। लीड कोड से थोड़ा सा ऊपर होगा और कोड फोर्सेस से थोड़ा सा नीचे होगा। और कॉम्पिटिटिव से क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, रेज्यूमे बिल्डिंग बहुत तगड़ी हो जाएगी कॉम्पिटिटिव से। अगर किसी ने 3-4 कॉन्टेस्ट भी दे रखे हैं और उनमें एटलीस्ट 300-400 रैंक ला रखे हैं तो बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब अगर इससे भी बेटर ला रखे हैं तो डायरेक्टली गूगल ही अप्रोच कर लेते हैं, लेकिन अगर इतना भी करते हैं ना बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके रिज्यूमे में गूगल वर्ड मेंशन हो गया, फिर वो भले ही आपने सिर्फ कॉन्टेस्ट दिया है तब भी बहुत तगड़ा इम्पैक्ट है। एंड ऐसा नहीं है कि कॉन्टेस्ट दे दिया पार्टिसिपेशन का इम्पैक्ट है, रैंक भी लानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी फेसबुक का हैकर तब अगेन कोड जो कोड फोर्सेस का डिव 1 है उस जैसा हो गया, मतलब इसमें पहले क्वालिफिकेशन राउंड रहता है, उसके बाद जो मेन राउंड होता है वो डिव 1 जैसा होता है। एंड एसीएम आईसीपीसी तो कैंडिडेट मास्टर और ऊपर है, वो तो भूल ही जाओ, वो मतलब 5 स्टार एंड अबव। तो किक स्टार्ट कब होता है? मतलब किक कौन सा स्टार्ट मंथली होते हैं, मतलब आपके मंथली अच्छा 2-3 घंटे के कॉन्टेस्ट होंगे, एक पूरे साल में 9 कॉन्टेस्ट होंगे, 9 या 10। ओके। सर हैश कोड में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं? हैश कोड मैंने बताया ना, हैकाथॉन टाइप होता है, 6 घंटे या 5 घंटे का चलेगा और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी और वो हैकाथॉन बेस्ड होगी, मतलब होगी कॉम्पिटिटिव की लेकिन हैकाथॉन स्टाइल में होगी कि अलग अलग टेस्ट केसेस पे अलग अलग सिनेरियो होंगे और फिर साथ में करोगे ग्रुप में, तो उस जैसी फील आएगी हैकाथॉन जैसी, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, लेट सपोज यहाँ पे लीड कोड या फिर यहाँ पे कोड फोर्सेस पे स्टिक कर रहे हो तो साथ में कोड किक स्टार्ट दे देना, मतलब महीने में एक बार होगा तो इतना तो दे ही सकते हो। बाकी मैं भी याद दिला दूंगा, अगर क्लास के टाइम पे नहीं होता तो साथ में दे देंगे, ठीक है। कुछ पूछना है? यस सर। कुछ पूछना है? क्या टाइम हो गया भैया वैसे तो? बिगिनर्स के लिए तो फिर अभी वही है ना, लीड कोड के बेसिक क्वेश्चंस और अगर वीकली टेस्ट कॉन्टेस्ट दो तो दे दो। बिल्कुल, जो लीड कोड के एटलीस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो अब इस टाइम पर, और लीड कोड नहीं करना तो कोड फोर्सेस भी देना स्टार्ट कर सकते हो, कोड फोर्सेस के डिव 3 जो बिगिनर लोग हैं, और फरवरी के एंड तक आप प्रॉपर्ली लीड कोड के दे पाओगे, फरवरी के एंड तक, मतलब नेक्स्ट मंथ के एंड तक। और सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे रिवीजन, जैसे बिगिनर्स के लिए रिवीजन ये तो है नहीं कि वही क्वेश्चन दोबारा बार बार देखते रहे, तो वही है ना, जब कोई कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन आए तो उसको दोबारा से एक बार रीड कर लो कि हमने कर रखा था। नहीं नहीं, कॉन्टेस्ट प्रैक्टिस के लिए होते हैं, कॉन्टेस्ट रिवीजन के लिए नहीं होते हैं। नहीं, कॉन्टेस्ट उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो हम नहीं कर पाते उस क्वेश्चन को, तो फिर उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन को बार बार गो थ्रू करना के वो वाला क्वेश्चन करा था उस टाइम नहीं हुआ था, चलो दोबारा देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन तो सिर्फ डीएसए के ही करने हैं, लीड कोड वाले टॉपिक वाइज। तो अब आगे चलते हैं, कोड फोर्सेस पे अप्रोच कैसे करना है किसी प्रॉब्लम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोगों को समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि जिस तरह अभी करते हैं प्रॉब्लम, उससे उसमें क्या है, टॉपिक आपको पता है, इस टॉपिक की प्रॉब्लम है, रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपने कर रखी है, आपको मैंने समझा दिया अप्रोच क्या है, उसके बाद क्वेश्चन करना 50% तो वहीं पे चीजें सॉल्व हो जाती है, 50% रह जाता है कोड की टर्म्स में। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको बेसिक से सोचना पड़ेगा, पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से, मतलब जो स्टोरी है उसमें से प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आप एग्जांपल्स की हेल्प ले सकते हो, मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, कुछ खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, डिव 3 खोल लेते हैं, कुछ भी खोल लेते हैं, चलो ये तो छोटी सी है।
कुछ बड़ी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये भी डिसेंटली छोटी है। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होएगी। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से यूजफुल इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है। मतलब यहाँ पे स्टोरी दिख नहीं रही मुझे, लेकिन कई बार बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज भी दे रखी होती है। उसमें से स्टोरी में से एक्सट्रैक्ट करना इन्फॉर्मेशन को, तो नोट डाउन करनी पड़ती है चीजें। मतलब साथ में पेन पेपर लेके बैठना पड़ता है कॉन्टेस्ट के टाइम पे। जो जो चीजें समझ आ रही है, जो जो निकल रही है इन्फॉर्मेशन, वो निकाल लो, लिख दो एक पेपर पे, ताकि ट्राई रन करोगे तो समझ तो आए कि करना क्या है। वॉट निकालने की ट्राई करो, करना क्या है। एग्जाम्पल्स पढ़ो, समझ आएगा। एग्जाम्पल से, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ज्यादा एग्जाम्पल से समझ आ जाता है कि क्वेश्चन में मांग क्या रखा है। तो एग्जाम्पल्स रीड करो, उसका इनपुट आउटपुट फॉर्मेट समझो, फिर फिगर आउट करने की ट्राई करो कि डीएस एल्गोरिथम लगेगी कौन सी, डेटा स्ट्रक्चर कौन सा लगना है, एल्गोरिथम कौन सी लगनी है। क्योंकि अभी तो क्या है, अभी तो आप, मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। आज लिंक लिस्ट कर रहे हैं, कल चेक एंड क्यू करेंगे। लेकिन यहाँ कोड फोर्सेस पे या फिर ऑनलाइन असेसमेंट में ऐसे थोड़ी ना आएगा, टॉपिक थोड़ी ना बता देंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ जाती है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन था। ये आती है आप लोगों को, किसी ने दे रखा है? हाँ सर, सही कह रहे हो। मतलब यहाँ पर ना सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, जेनेरिक अप्रोच नहीं बिल्ड हो पाती। बिल्कुल। तो उसके लिए तो एक ही तरीका है, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अगर पता लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, कौन से एल्गोरिथम है, बाइनरी सर्च है, डीपी है, ग्रीडी है, कौन सा है, उसके लिए इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है कि कोई आपको समझा दे कि कैसे करना है। कॉन्टेस्ट देने ही पड़ेंगे। तो पता चल जाता है डीपी और ग्रीडी के, डीपी के, ग्रीडी के, बाकी नहीं पता चल पाते। धीरे धीरे वो भी पता चल जाएंगे। एटलीस्ट देना तो स्टार्ट करो, 5-10 दोगे तो धीरे धीरे मतलब हैबिट बैठेगी। हाँ सर, मैं तो देती हूँ, मतलब रेगुलर देते हो रेगुलर, तो अच्छा है। ठीक है। बाकी कंस्ट्रेंट का मैंने समझाया था उस दिन के, कंस्ट्रेंट से कैसे देखते हैं कि कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना, कौन सा कोड टीएलई मार जाएगा, कौन सा सबमिट हो जाएगा, ये आता है सबको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए। विदाउट कोड करे, कोड करने से पहले ही पता लग जाए भैया कोड टीएलई मारने वाला है, या थोड़ी बहुत स्किल डेवलप हुई है तीसरे Yes, पॉइंट sir. वाली। यस सर। मतलब इस पर ज्यादा ध्यान लगाना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले ही पता लग जाए विदाउट सबमिटिंग द कोड। क्योंकि वो वाली चीज हो गई ना कि आपने एन स्क्वायर वाली अप्रोच लगा दी सोच के ये तो भैया आता है मेरे को, वो टीएलई मार रहा है। आप सोच रहे हो यार कह रहा तो कोड ठीक है, टीएलई क्यों मार रहा है, वो चलेगा ही नहीं, टाइम लिमिट उतना दे नहीं रखा। तो ये आता हो जिसे, उसके लिए ही मतलब कॉम्पिटिटिव बनी है, जिसको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आता हो कि भाई कब कौन सा कोड चलने वाला है, कौन सा नहीं चलने वाला। ठीक है। इसके बाद क्या है, कॉर्नर केसेस फिगर आउट करना। ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आता है कि ट्रिवियल केस, बाउंड्री केस, n0 है, n1 है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा, इंटीजर ओवरफ्लो करेगा तो क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस ऑपरेशन, टीएलई आ सकता है किस वाले केस में आ सकता है, स्टैक ओवरफ्लो जावा में कब करेगा, या फिर नॉर्मल भी कब कर सकता है स्टैक ओवरफ्लो। ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते समझ आती हैं चीजें। ठीक है। एंड मेरा जो मानना है यही है, मतलब काफी लोग, मतलब मैं शुरू में मैं भी यही गलती करता था कि धड़ाधड़ सबमिट पहले जा रहा हूँ कि कोड में एक लाइन का चेंज करा, सबमिट पेल दिया, एक लाइन का चेंज सबमिट कर दिया, एक लाइन का चेंज दोबारा सबमिट करके देखा। मेरे अकॉर्डिंग मेरे साथ भी बहुत हुआ ये। मेरे अकॉर्डिंग ड्राई रन करो, 2-3 टेस्ट केसेस पे करो, तब जाके सबमिट करो। इससे क्या होगा, इससे आपका मतलब एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि कोड में जो फूटेगा वो अगले टेस्ट केस पे फूटेगा। वरना क्या होता क्या है, 10 सबमिशन मारे हैं, 10 में से 8 तो सेम ही टेस्ट केस पे फूट गए। तो वैसे काम मत करो, सेम टेस्ट केस पे फूट रहे हैं अगर कोई कोड, तो आपने ट्राई रन करा ही नहीं ना उस कोड का, या फिर ट्राई नहीं करा कि कोड चल भी रहा है उस टेस्ट केस पे या नहीं। तो एटलीस्ट सेम टेस्ट केस पे ना फूटे कोड, अगले टेस्ट केस पे फूट जाए। धीरे धीरे पहले पहले पे फूट गया, फिर दूसरे पे फूटा, फिर 10वें पे फूट गया, फिर लेट्स सपोज 100वें पे फूट गया। और आजकल तो क्या होता है, कोड फोर्सेस पे अगर आप करोगे, सैंपल टेस्ट के सारे पास हो जाएंगे, बाद में क्या होगा, जो टेस्ट पे फेल हो जाता है, सिस्टम वाले होते हैं उसमें फेल हो जाएगा। और वो सबसे रोने वाला केस होता है, वो जब आप करोगे तो ही समझ आएगा उसका जो दुख होता है। ठीक है। तो सबमिट तभी करो जब ड्राई रन कर चुका हो। जीएफजी पे तो पता नहीं 400 टेस्ट केस होते हैं हर एक प्रॉब्लम के। बिल्कुल। ठीक सर है। एक बात ये बताओ, ये मतलब टेस्ट केस तो ठीक है, लेकिन अभी मैंने मतलब पिछले 2 हफ्ते से मैं दे रहा हूँ कोड फोर्सेस पे, वहाँ पे प्री टेस्ट पास बताते हैं और वो 3 या 2 या ऐसे ही होते हैं, मतलब ज्यादा नहीं होते, तो वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो जो क्या बोलते हैं सिस्टम वाले होते हैं, उसमें कुछ लोग ना क्या करते हैं, हैक करते हैं।
वो हैकिंग का कॉन्सेप्ट अलग है। वो मतलब समझ लोगे किसी आर्टिकल से तो समझ आ जाएगा कि मान लो किसी ने कोड भेजा और वो कोड सबमिट हो गया। अब किसी को दिख गया भैया ये वाला कोड तो इस वाले टेस्ट केस में फूटने वाला है, तो उसने कोड फोर्सेस को बोल दिया कि मैंने इस सॉल्यूशन को, इस कोड को हैक कर लिया इस वाले टेस्ट केस के लिए। तो कोड फोर्सेस क्या करेगा, वो सारे मतलब सारे के सारे सबमिशंस पर ये वाला जो कोड है वो चला कर देखेगा, जिसमें वो फूट गया उसमें वो इवन आफ्टर पासिंग द प्री टेस्ट वो फेल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है हैकिंग का। अच्छा, तो वो जो 12 to 24 आवर विंडो रहती है हर कॉन्टेस्ट के हाँ बाद, बिल्कुल, उसके वो लिए रहती है। इसीलिए रहती है। अच्छा, डिव 3 में नहीं होता, वो डिव 2 ऑनवर्ड्स होता है। ठीक है, और मेरी तरफ से सजेशन क्या रहेगा, प्रॉब्लम पिक करना ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। मतलब कई बार होता है क्या है, बी वाली प्रॉब्लम भी 1000 रेटिंग की होती है, मतलब सेम डिफिकल्टी की, मीडियम की, और सी वाली भी सेम डिफिकल्टी। अब ऐसे में कौन सा पिक करें, तो कई बार होता है क्या है ना, कई बार ना 500 वाला भी मुश्किल हो जाता है, 1000 वाला इजी हो जाता है। ऐसे केस में क्या करना ना, रेगुलरली चेक करो। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे पहले सबमिशन ना आया रखे हो, आपसे पहले 100 सबमिशन, 200 सबमिशन आ रखे होंगे। तो चेक करो किस पे सबसे ज्यादा सबमिशन आया, वो वाला ट्राई करना। जिस पे सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस रेट हो वो चेक कर लेना, वो इजीली चेक हो जाता है। कोड फोर्सेस की बात कर लेता हूँ, बाकियों का मुझे आइडिया नहीं कि बाकियों में कहाँ से चेक होता है। कोड फोर्सेस पे आप किसी कॉन्टेस्ट पे जाओगे ना, जैसे स्टैंडिंग पे चले जाते हैं, तो यहीं पे आ गया कि कितने लोगों ने सबमिट कर लिया है कोड, कितने, इसको 20,000 ने करा, इसको 16,000 ने करना। जनरली यही ऑर्डर रहता है कि सब इजी वाली प्रॉब्लम ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार टेस्ट केसेस गलत होने की वजह से कोई प्रॉब्लम कम लोग कर पाते हैं, कोई ज्यादा कर लेते हैं। मान लो इसने ये वाला 20,000 ने कर लिया, ये वाला 30,000, ये वाला सिर्फ 10,000 ही कर पाए, तो क्या करना है, ये वाला छोड़ के ये वाला पहले करो। तो ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आती है, लेकिन जस्ट अभी से सजेशन दे दिया है, इसको ध्यान में रखोगे तो हो सकता है चांसेस ज्यादा हो जाए कोड सबमिट होने के। कि इजी टू हार्ड जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, इंस्टेड ऑफ पहले हार्ड करना फिर मीडियम करना। ठीक है, तो क्या कुछ यूजफुल है इस वाले पेज पे, मतलब कुछ नया पता चला या आता ही था सब कुछ, पता ही था हाँ ये भैया, सब वो कुछ? चेक करने वाली है। भैया एक बार वो अभी वो जो आपने वो वाला बताया था ना, हाँ ये जो पार्थ ने बताया ना अभी, जो प्री टेस्ट करके कुछ बता रहे थे, वो बता दीजिए एक बार और। हाँ, देखो जैसे कोई मान लो यही सॉल्यूशन चला, तो आपके यहाँ पे क्या आता है, ये तो डिव 3 है। डिव 2 में क्या होता है दिखाता हूँ। डिव 2 में कोई डिव 2 खोल लेते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास यहाँ पे रेटिंग आती है। मतलब ये जब कॉन्टेस्ट चलेगा ना, जब कॉन्टेस्ट खत्म होगा, कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद मतलब 10 बजे जब कॉन्टेस्ट खत्म होता है, तब यहाँ पे जिन जिन के टिक होंगे ना, या जिन जिन के प्री टेस्ट पास लिखे होंगे, उनका वो कोड सिर्फ सैंपल टेस्ट केसेस पे चला है। मतलब गिनती के 15 टेस्ट केस, गिनती के 20 टेस्ट केस सिर्फ उन पे चला है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो बाकी यूजर होंगे ना, वो हैक करेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पे हैक्स का भी एक आएगा सेक्शन, मेरे ख्याल, हाँ ये रहा। तो हैक्स में होता है क्या है, जैसे ये देखो, सक्सेसफुल हैकिंग अटेम्प्ट, इसने मतलब इस यूजर ने, इस हैकर ने एक इस बंदे का कोड उठाया, उसने देखा कि इस वाले टेस्ट केस पर ये वाला टेस्ट केस उसने डाला और कोड टीएलई मार गया। तो क्या हो गया, उसने सक्सेसफुल हैक कर दिया। अब बाकी टेस्ट केसेस को भी, मतलब बाकी कोड्स को भी ये वाला टेस्ट केस मतलब ट्राई करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा बाकी कोड्स को भी, क्योंकि अगर ये वाला टीएलई मार गया तो हो सकता है बाकी हो के 100 लोग और भी हो जिनका टीएलई मार जाए। तो इसलिए क्या होता है, 2 बारी राउंड होते हैं, 2 बारी बेसिकली प्रोसीजर होता है। पहला सिर्फ सैंपल टेस्ट केस जो कोड फोर्सेस ने प्रोवाइड करे हैं, और बाद में ये हैक्स वाले कि किसी ने अपना कोड, मतलब किसी ने कोई टेस्ट केस डाला और किसी का कोड फट गया, तो वो वाले टेस्ट केस चलेंगे। उसके बाद आपका सबमिशन मतलब इन पे भी चल जाए और इन पे भी चल जाए, उसके बाद आपका जो कोड है वो माना जाएगा एक्सेप्ट। तो और ये जनरली क्या होता है, ये 12 घंटे बाद होता है, क्योंकि 12 घंटे दिए जाते हैं लोगों को हैक करने के लिए। अच्छा, समझ आइए। ठीक है, मतलब वैसे इतने जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी आपको जानना था कि 12 घंटे क्यों लेते हैं, तो बता दिया। हाँ, मैंने दिया था एक डिव 2 में, तो उसमें मैंने देखा था सबमिट कॉन्टेस्ट के बाद तो राइट साइड में ना उसमें परसेंटेज चलती रहती है 1 2 3, जब 100% हो जाता है तब सक्सेसफुल सबमिशन एक्सेप्टेड लिखा आता है। बिल्कुल ठीक है, अब बस लास्ट ही पेज है। डिव 1, डिव 2, डिव 3 फर्क पता है? हाँ, जिनको नहीं पता, एक्सपर्ट ऑनवर्ड्स मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है डिव 1। एक्सपर्ट ऑनवर्ड्स तो अभी के लिए तो भूल ही जाओ, मैं भी नहीं हूँ। तो एक्सपर्ट ऑनवर्ड्स डिव 1 दे सकते हैं सिर्फ। बिलो कैंडिडेट मास्टर तो डिव 2 सारे दे सकते हैं, और बिलो एक्सपर्ट
डिव 3 दे सकते हैं। सबसे इजी होता है डिव 3, उससे मुश्किल होता है डिव 2, उससे मुश्किल होता है डिव 1। ये कोड फोर्सेस की बात है। और बाकी जो कोड शेफ है वहाँ पे मतलब बाइफरकेशन अलग होगी, वहाँ पे स्टार के बेसिस पे होगी मोस्ट यहाँ पे भी ऐसा ही है कि नीचे के 3 मतलब 1 2 और 3 स्टार मतलब 1 और 2 स्टार पे डिव 3 होता है, 3 4 5 पे डिव 2 और फिर डिव 1 6 7 पे। ठीक है, तो अब क्या है, बाइफरकेशन तो पता लग गया, तो एटलीस्ट क्या करना है, बिगिनर्स के लिए डिव 3 है, बिगिनर्स के लिए डिव 3 है, इंटरमीडिएट के लिए डिव 2 है एंड एडवांस के लिए डिव 1 है। सिंपल सी बात है। तो अगर देना स्टार्ट करना है तो मेरे ख्याल से डिव 3 देना स्टार्ट कर सकते हो। डिव 3 कम होते हैं बहुत, मंथली में 2-3 ही होंगे, लेकिन एटलीस्ट अभी से देना स्टार्ट कर दोगे तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। बाकी एजुकेशनल कॉन्टेस्ट, ये ऑब्जर्वेशन है, ये मेरे को बहुत बाद में पता चली थी कि एजुकेशनल कॉन्टेस्ट में ना प्रॉब्लम की वेटेज सेम होती है। मतलब एक बंदा है जिसने ए और सी सॉल्व कर दिया और दूसरा बंदा है जिसने बी और सी सॉल्व करा है, तो दोनों का जो रैंक आएगी ना वो सेम आएगी अगर सेम टाइम पे सॉल्व करा है। ये मेरे को बहुत बाद में पता चला था। तो एजुकेशनल कॉन्टेस्ट हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉब्लम सॉल्व करना, पहले ए फिर बी फिर सी। ठीक है, एंड फिर है सैंपल टेस्ट केस वर्सेस सिस्टम टेस्ट केस, ये तो अभी बता ही दिया। अब सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्विंग के लिए एडिटोरियल्स को रीड करो। अब सॉल्विंग क्या है, मतलब कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद आपने लेट सपोज कॉन्टेस्ट में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या 2 कर लिए, आपसे तीसरा नहीं हो पाया, आपने ट्राई करा नहीं हो पाया, कॉन्टेस्ट सॉल्व होने के बाद तीसरे क्वेश्चन पे 10-15 मिनट लगाओ। मतलब 10 मिनट इजी है तो 20 मिनट मीडियम है तो और 30 मिनट हार्ड है तो इतना टाइम लगाओ। उसके बाद भी नहीं हो पाता तो एडिटोरियल रीड करो और पार्ट बाय पार्ट रीड करो। मान लो पहला पार्ट रीड कर लिया, फिर दोबारा ट्राई करा कोड खुद से करने की, फिर दूसरा पार्ट रीड करा, फिर दोबारा कोड खुद से करा। पार्ट बाय पार्ट रीड करोगे तो एडिटोरियल रीड करने में भी आपको ये लगेगा हाँ यार किसी का सोल्यूशन नहीं देख रहे, ट्राई कर रहे हैं। मतलब एक लाइन रीड करी, लेट सपोज पता चल गया बाइनरी सर्च है, फिर खुद से दोबारा ट्राई कर लिया। ऐसे करोगे तो अब सॉल्विंग अच्छी रहेगी। मतलब ट्राई करना है, ये हैबिट बनानी है कि 2 क्वेश्चन हुए हैं तो तीसरा क्वेश्चन कॉन्टेस्ट के बाद देना है, वरना रेटिंग नहीं बढ़ पाएगी। 2 क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन ही रह जाओगे करते हुए। ठीक है, एंड मतलब लोगों ने लीव कर दिया, लेकिन सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे जो अच्छा पॉइंट था वो लास्ट में था कि पेयर प्रोग्रामिंग करोगे तो अच्छा रहेगा। मतलब एक अपने जैसा कुछ अपने लेवल का कोई बंदा ढूंढ लो जिसके साथ आप सारे डिस्कशंस कर पाओ। मतलब मेरे साथ भी था और वो सेल्सफोर्स में है साथ में, तो ऐसा कोई ढूंढ लो जो सेम लेवल का हो, जिसके साथ आप कॉन्टेस्ट के बाद डिस्कशन कर पाओ। कोई क्वेश्चन उससे हो जाए, कोई क्वेश्चन आपसे हो जाए, तो आप दोनों डिस्कस कर पाओ आफ्टर द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट के टाइम पे नहीं। एंड वर्चुअल आपको पता ही है कि कॉन्टेस्ट के बाद में सेम कॉन्टेस्ट जैसे फील रखना, एनवायरनमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेस्ट से भी रेटिंग बढ़ती है क्या? क्या? नहीं, वर्चुअल से नहीं बढ़ती, वर्चुअल से नहीं बढ़ती, अनरेटेड होते हैं ये। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट मतलब इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करना। अब सॉल्विंग, पेयर प्रोग्रामिंग, कोई एक जना ढूंढ लेना, अपने बैच में से ढूंढ लेना जिसके साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव कर पाओ। मतलब आपको ही पता होगा कि डाउट आपके जैसे कौन पूछता है, तो उसके साथ बोल दो भाई साथ में देते हैं कॉन्टेस्ट, या साथ में आप सॉल्व करते हैं, या साथ में वर्चुअल कॉन्टेस्ट देते हैं, जैसे भी आप देना चाहो। और वर्चुअल कॉन्टेस्ट अगर लाइव के टाइम पे क्लास हो रही है तो बाद में देने की ट्राई करना। ठीक है, हैबिट बना लो, एटलीस्ट मंथली 3 से 4 कॉन्टेस्ट दो अभी से ही। बिगिनर है तो डिव 3, इंटरमीडिएट है तो डिव 2, एडवांस तो कोई होगा नहीं, एडवांस होगा तो पड़ेगा नहीं, तो अकॉर्डिंगली कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ पूछना है या एंड करें? सर मुझे हाँ बोलो। वो अपने जो डिस्कशन हुआ था कि लीड कोड का आज सुबह वाला जो कॉन्टेस्ट था उसका फोर्स प्रॉब्लम एक बार खाली अप्रोच बता दो आप देख करके। मतलब सोल्यूशन तो मैं देख ही लूंगा, कॉपी पेस्ट तो कर ही लूंगा, लेकिन मुझे देखना है कि मतलब उसको देख करके कैसे फील आ रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मैं देखता हूँ, मैं आपसे ना व्हाट्सएप पे भेज दूंगा जो भी मेरे को लग रहा होगा, अभी मैंने देखा ही नहीं टाइम। ठीक है ठीक है सर जो ऑनलाइन कोड होते हैं उसमें हाँ। डिफिकल्टी की आती है, जैसे कोड प्रोसेस के हिसाब से 1500 1600 1900। ऑनलाइन असेसमेंट पे ना जनरली क्या होता है, अगर अच्छी कंपनी होगी तो वो डिव 2 लेवल का पूछेगी, अगर थोड़ी इजी कंपनी होगी तो वो डिव 3 का पूछेगी। जैसे जनरली क्या होता है, टीसीएस टाइप की कंपनीज डिव 3 टाइप का पूछती हैं, और जो अमेजोन फ्लिपकार्ट टाइप की हैं वो डिव 2 पूछती हैं, एंड जो कोऑर्डिनेशन वगैरह है वो डिव 1 पूछेगी।
सर एक चीज पूछनी है हाँ पूछो। सर। मैं कह रही थी कि जैसे डीएसए अपना आपके साथ चल रहा है, अगर हम सीपी भी शुरू कर दें और प्रोजेक्ट्स के लिए जो पेप कोडिंग पे यूट्यूब पे सीरीज है वो कर ले, तो उससे हो जाएगा ना एक डिसेंट रिज्यूमे। मेरे अकॉर्डिंग लाइव पढ़ना ज्यादा बेटर रहेगा, अगर मतलब ले ही रखा है पूरा बैच तो दोनों चीजें लाइव ही पढ़ो। नहीं मतलब सर मैं बोल रही हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स करवा रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स आप कह रहे हो ना कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, तो पेप कोडिंग के जो प्रोजेक्ट्स है वो अच्छे प्रोजेक्ट्स ही कंसिडर होंगे ना। हाँ हाँ हाँ। लाइक उससे ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाने की तो जरूरत नहीं है, ये पूछ रही थी मैं। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छे प्रोजेक्ट है, डिसेंट प्रोजेक्ट है। भैया जो अभी ये चल रहा है, जो हमारा उसका जो अभी का क्लोन चल रहा है, वो तो अभी बढ़िया ही लग रहा है, मतलब स्टार्टिंग में तो बढ़िया है ना ही वाला, मतलब हाँ हाँ, एक्सेल क्लोन में ग्राफ एल्गोरिथम है, सब कुछ है। मतलब सारे मतलब नोटपैड सब एक ही में है ना, तो काफी ठीक लग रहा है। हाँ हाँ, काफी डिसेंट प्रोजेक्ट है। तो चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं 9 बजे। हेलो भैया। हेलो। हाँ बोलो बोलो। अरे भैया बोल रहा कि जो कोडिंग वाले सर करा रहे हैं प्रोजेक्ट, तो वो तो सब डालेंगे रिज्यूमे, तो सबका सेम ही प्रोजेक्ट हो जाएगा ना, तो कुछ तो यूनिक प्रोजेक्ट होना चाहिए ना। सेम प्रोजेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप अपना कुछ यूनिक फीचर डाल सकते हो, उससे यूनिक हो जाएगा। जैसे कि कुछ भी डाल दिया यूनिक सा, लेट सपोज आपने ऑथेंटिकेशन डाल दिया साथ में, ऑथेंटिकेशन मतलब गूगल लॉगिन डाल दिया, ऐसा कुछ डाल दिया, या फिर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर दिया, तो यूनिक बन गया प्रोजेक्ट। इस तरह की चीजें कर सकते हो। बाकी सब तो कॉमन ही डालेंगे ना। हाँ, बाकी सब कॉमन डालेंगे, अगर एक भी फीचर यूनिक आ गया तो वो प्रोजेक्ट यूनिक बन गया। भैया एक दिक्कत और था कि मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो वो पिछला क्वेश्चन सब भूल जाते हैं भैया, इसका कुछ टेक्निक क्या है? पिछला क्वेश्चन भूल जाते हो तो नोट्स बनाओ, रिवीजन करो 1 हफ्ते बाद सेम टॉपिक की। सेम टॉपिक ही ना। हाँ ठीक है, थैंक यू भैया। ठीक है। हेलो हाँ लास्ट आप पूछ लो, मोहित फ्रेंड कर रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन पूछ लूं, मतलब पैलिंड्रोमिक पेयर में अगर बता पाओ तो, मतलब मैं थोड़ा सा अलग कर रहा था। पैलिंड्रोमिक पेयर, क्या क्वेश्चन था? अरे यार वो हार्ड वाला। हाँ, मतलब जो आपने पढ़ाई थी एग्जैक्ट सेम अप्रोच है, बट मैं क्या कर रहा हूँ ना,